नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस यानी सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो वो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन है कितना? 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों याद रखना है। ज़्यादा क्वेश्चन ये नाइट्रोजन वाला रिपीट होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड में ये ध्यान रखना है 0.03। ठीक है, कभी भी ऑप्शन में रहेगा 0.3 भी रहेगा, तो ये ध्यान रखना, ये नहीं होगा, 0.03% होगा। तो नाइट्रोजन हो गया 78% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और एक आता है आर्गन का। आर्गन कितना परसेंट है? तो वो है 0.93% आर्गन पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये क्या हुआ कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। ठीक है, अगर बात करें पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो वो है हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड की बात करें या तो तारा, सूर्य, ये सब में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अच्छा, इस टाइप के 2-3 प्रश्न पूछा जाता है एक ही तरह का है। ठीक है ना, जैसे कि वायुमंडल में हो गया नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में हो गया हाइड्रोजन, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है ऑक्सीजन है। यानी कि मानव शरीर और भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने तत्व है ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? नाइट्रोजन की बात आई। नाइट्रोजन से एक और प्रश्न याद रखना है आपको कि एक क्वेश्चन आता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना है? 46% पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था कब? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, उसमें क्या है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी में से वहाँ से गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है यूनियन कार्बाइड कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या, एक नोकिया है। नोकिया किस देश की कंपनी है? तो ये फिनलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस, इसमें से महत्वपूर्ण कौन सा है? ठीक है, पूछा है लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा है ये पूछा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सा मालूम? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि हरित गृह गैस नहीं है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आता है मीथेन और जलवाष्प, ओजोन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड है ना, SO2। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कि वैश्विक तापमान के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा गैस है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड से कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और एक प्रश्न और आता है कि ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो कौन सा हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो कहाँ है? जापान में। और कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? तो 1997 में हुआ था। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है सिरके में होता है। तो सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में क्या है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, सिरका हो गया और सिरका में क्या है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। रही बात सिट्रिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है? तो नींबू, संतरा, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl, ये कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है, यानी पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण आपको चीज़ें याद रखना है। जैसे कि चींटी से पूछा जाता है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में, ये तीनों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चींटी,
मधुमक्खी बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अम्ल का जो होता है स्वाद वो खट्टा होता है और क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा होता है। ठीक है। और पीएच मान का अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय, और 7 के बराबर होता है तो वो उदासीन होता है। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है कौन? तो ये है, कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है चीनी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो अम्ल, क्षार और लवण ये क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। तो ये लवण विद्युत का सुचालक हो जाएगा, अम्ल ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। नींबू का रस भी अम्लीय होता है, ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है इसमें, तो विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है? सब सुचालक हो जाएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि विद्युत का चालन नहीं करता है, तो इसमें चीनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीनी। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ होता है? चीनी, गन्ना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और चीनी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत है। ठीक है। ब्राज़ील को पीछे छोड़ के भारत 1 नंबर पर है। अच्छा, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। नेक्स्ट है कि हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो हैबर विधि का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो अमोनिया के उत्पादन में हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, हैबर विधि में उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो उत्प्रेरक होता है लोहा। ठीक है, Fe, लोहा उत्प्रेरक का काम करता है। एक क्वेश्चन इसी तरह आता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। और उत्प्रेरक निकेल होता है। ठीक है ना। वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक का काम करता है निकेल। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण यानी कि H2SO4 का निर्माण संपर्क विधि द्वारा होता है। अच्छा, अल्कोहल से ईथर बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो कांच को घोल सकता है वो कौन सा अम्ल है? तो वो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। ठीक है, कांच को घोल सकता है वो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को घोल सकता है। ऑप्शन में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ देखिए कन्फ्यूजन वाला दिया हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखना है हाइड्रोफ्लोरिक होगा ना, F वाला। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है वो कांच को घोल सकता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये अमाशय में पाया जाता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अमाशय में पाया जाता है। अच्छा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रह्मांड में बोले या तो सूर्य या तारा, ये सब में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। वायुमंडल में अगर पूछे तो वो है नाइट्रोजन, है ना। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। मानव शरीर में और भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। हाइड्रोजन से और भी कई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 73% हाइड्रोजन है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। ठीक है, वह पदार्थ पूछ रहा है कि ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, तो वो होता है कौन सा? जल। जल क्या है? जब ठोस में रहता है ना और द्रव में। ठीक है, तो जल क्या है? जल ठोस में क्या है? इसका घनत्व कम होता है। ठीक है ना, ठोस में जल का घनत्व कम होता है, तभी देखते हैं बर्फ़ जो है पानी पर तैरता है। तो यानी द्रव में जब जल है तो उसका घनत्व ज़्यादा है, ठोस में इसका घनत्व कम हो जाता है। तो यही पूछा गया था। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है,
कि गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है, यदि बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन वही रहता है, ठीक है। बर्फ़ पिघलने पर जल का स्तर भी समान रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता क्या है कि बर्फ़ जो है वो द्रव का यानी कि जल का वो अपने भार इतना क्या करता है, वो जल को विस्थापित किए हुए रहता है, इसलिए पिघलने पर वो क्या है जल स्तर वो समान रहता है और आयतन भी नहीं बदलता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक आघातवर्धी धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक आघातवर्धी धातु कौन सा है, तो वो है सोना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धी धातु है। और सबसे ज़्यादा तन्य धातु भी पूछे तो सबसे ज़्यादा तन्यता किसका है, तो सोना का होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यह आवश्यक नहीं है कि जो पदार्थ तन्य हो वह आघातवर्धनीय भी होगा, ठीक है। या तो जो पदार्थ आघातवर्धनीय है वह तन्य होगा, ठीक है। देखिए आघातवर्धनीय मतलब क्या है, किसी पदार्थ पर दबाव या आघात पड़ने पर बिना टूटे चपटी चादरों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। वो होता है आघातवर्धनीय। तन्यता का एक धातु में तार के रूप में खींचने की क्षमता, यानी कि लंबा ये तार के रूप में खींचा जाएगा तो उसकी जो क्षमता होती है वो कहलाता है तन्यता कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कौन सी धातु ना तो आघातवर्धनीय है और ना ही तन्य है, तो वो कौन सा है, तो जस्ता है ना, जिंक। ये ना तो आघातवर्धनीय है ना ही तन्य है ये, ठीक है। और आघातवर्धनीय और तन्य सबसे ज़्यादा किसका, तो सोना का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है, तो सूर्य में प्रमुख गैस कौन सी है, तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, आप गिनती करते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सूर्य और तारा और ब्रह्मांड ये सब में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य से पहला क्वेश्चन ये हो गया, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो है नाभिकीय संलयन, ठीक है। देखिए एग्जाम की तैयारी करने का शानदार ये तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न एक साथ रिवीजन करना चाहिए, और खासकर कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न हो वो भी एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब जैसे बात यहाँ हाइड्रोजन और सूर्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला, जैसे कि हाइड्रोजन बम, ये जैसे कि सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या, नाभिकीय संलयन है, तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और यहाँ पर क्या परमाणु बम अगर पूछ लिया जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है हाइड्रोजन बम परमाणु बम में, तो देखिए हाइड्रोजन बम को रिलेट करिए इससे कि सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, तो ठीक वही नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम पर आधारित है, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अब परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अच्छा, सूर्य का जो सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य का सतह का तापमान होता है 5778 केल्विन। अगर सूर्य का पूछा जाए कि प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, तो वो है 6000 केल्विन है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो वो है सूर्य, और उसके बाद है प्रोक्सिमा सेंटूरी है, ठीक है। सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है कब, 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहा जाता है, ठीक है। देखिए न्यूनतम दूरी यानी कि न्यूनतम वाला 3 वाला है ना, जनवरी में भी कम है और 3 नंबर में भी कम है इसके अपेक्षा, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी 3 जनवरी वाला छोटा वाला, और अधिकतम दूरी 4 जुलाई वाला, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी याद रखना है, 3,84,400 किलोमीटर है,
ठीक है। अगर ऑप्शन में कभी 3,84,000 किलोमीटर दे तो आसपास देख लीजिएगा, तो इसको आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। तो वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो इसमें से निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो वो है आर्गन, ठीक है। निष्क्रिय गैस बोलिए या तो अक्रिय गैस बोलिए या तो नोबेल गैस बोलिए, सब एक ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अक्रिय गैस है कौन कौन सा। तो अक्रिय गैस कौन सा है? तो वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, है ना अगर करके 0 रन, है ना यानी हीलियम नियॉन, अगर करके यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, 0 रन, ये जिनॉन और रेडॉन, ये सब क्या अक्रिय गैस है, ठीक है। अक्रिय गैस कितना? 6 अक्रिय गैस है, इसे याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आते रहता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो निष्क्रिय गैस है वो कौन सा है? तो वो भी आर्गन है, जो सबसे ज़्यादा आर्गन ही पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है ना। प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, वो कौन सा है? तो वो है प्लूटोनियम है, ठीक है। कौन सा है? तो प्लूटोनियम है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो 84 है, ठीक है। अच्छा, रेडियम की खोज किसने किया था? तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था। और पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है पीच ब्लेंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो सीमेंट का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो सबसे प्रमुख जो होता है वो होता है चूना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन, ठीक है। सीमेंट का प्रमुख अवयव है। अब सीमेंट कितने अवयवों से मिलकर बना है? देखिए, उसमें कौन कौन सा होता है सारे याद रखना है, लेकिन प्रमुख है चूना, ठीक है। सीमेंट का अवयव है, देखिए सीमेंट का अवयव है चूना, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, जिप्सम, ठीक है। कितना हो गया? 3, 2, 5 और 1, 6, ठीक है। ये याद रखना है सीमेंट के अवयव है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, इसको ट्रिक में शामिल कर लीजिए। चूसिए आम जी, चूसिए से क्या हो गया? चूना, सिलिका और एल्यूमिना, है ना। चूसिए आम, आम से हो गया क्या? आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, और जी यानी कि जिप्सम, है ना। चूसिए आम जी, ये सीमेंट का अवयव हो गया, ठीक है। सीमेंट की खोज किसने किया था? तो जोसेफ आस्पदिन ने किया था। और सीमेंट को जो कि धीरे धीरे जमाता है, वो को क्या मिलाते हैं उसको धीरे धीरे जमाने के लिए? तो जिप्सम मिलाया जाता है ना। जिप्सम क्या करता है? सीमेंट को धीरे धीरे जमाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो गर्म करने पर सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा? देखिए, गर्म करने पर सबसे ज़्यादा फैलेगा कौन मालूम? तो गैस फैलेगा, सबसे ज़्यादा गैस फैलता है, उसके बाद द्रव और उससे कम ठोस फैलता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा फैलेगा? तो गैस फैलेगा गर्म करने पर, ठीक है। तो जल क्या है? एक द्रव है, अल्कोहल भी द्रव है, कांच क्या है? एक ठोस है, वायु क्या है? गैस है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा? गैस यानी कि वायु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु सबसे ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। ये फैलने में हो गया। और क्या है, एक क्वेश्चन आता है ना कि ध्वनि की गति किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है, यानी कि ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक होता है ठोस में, और उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में ध्वनि की गति। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन से, अगर एक एक क्वेश्चन बनाते हैं कि एक एक क्वेश्चन की क्या पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो जल की बात करें तो जल का घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अल्कोहल से एक प्रश्न लेते हैं, जैसे कि मादक पेय यानी कि शराब में क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल होता है उसमें, ठीक है। और रही बात कांच की, तो कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है कांच को घोल सकता है, ठीक है। और वायु से तो एक हो ही गया है, वायु फैलता है। वायु से एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि जो वायु में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो वो कौन सा धातु है जो विषैली नहीं है? तो आप ऑप्शन से भी आप टिक कर सकते हैं, है ना। कि जैसे कि अगर सोना है, सोना क्या है? सोना सभी लोग है ना पहनते हैं, जैसे कि आप अंगूठी में भी पहन लेते हैं, ठीक है। अगर ये विषैली होती तो अंगूठी में पहन के लोग खाना भी खाते हैं, तो ये
इससे आप आइडिया लगा सकते हैं ये विषैली नहीं है, ठीक है। तो ये सोना जो है ये विषैली नहीं है, बाकी क्रोमियम, कैडमियम और कोबाल्ट धातु जो है वो विषैली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात किसकी, सोना की, तो सोना से और कौन सा क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो वो सोना है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है, तो वो भी सोना है। सोना का जो प्रतीक है वो क्या है, AU होता है ना, ओरम, और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 79 है। सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है, और सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो डोल्टन तो है, क्योंकि परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो जॉन डोल्टन ने ही दिया था। और रदरफोर्ड की बात करें तो परमाणु में कि जो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, ये सिद्ध किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। और जैसे कि नाभिक में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और नाभिक के चारों ओर नियत ऊर्जा स्तरों की अवधारणा किसने दिया था, तो नील्स बोर ने दिया था, ठीक है। तो ये तीनों तो परमाणु के ये क्या है ना, परमाणु संरचना से संबंधित है। मैडम क्यूरी जो है ये परमाणु संरचना से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाता है। मैडम क्यूरी ने क्या किया था, रेडियम की खोज किसने किया, मैडम क्यूरी ने ही किया था। नेक्स्ट है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, है ना। तो किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको कैसे बनाना है मालूम, साबुन किससे बनता है पहले ये जानना है ना। जैसे कि साबुन जो है ये किससे बनता है, तो साबुन में क्या है, साबुन उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। साबुन क्या है, साबुन उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण है। तो साबुन क्या है, सोडियम और पोटेशियम के लवण है। अब ऑप्शन में क्या देखिए, सोडियम तो कहीं नहीं है, पोटेशियम है, तो इसका आंसर आप पोटेशियम कर सकते हैं कन्फर्म, ठीक है। क्योंकि साबुन जहाँ भी होगा तो वहाँ सोडियम या तो पोटेशियम के लवण होंगे, तो पोटेशियम इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें शीशा की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आंसर आप निकाल दिए, ठीक है। पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। और रही बात, एक क्वेश्चन आता है पोटेशियम से कि पोटेशियम को किस में रखा जाता है, तो आपको याद रखना पोटेशियम और सोडियम ये दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो मानक के रूप में किसका लिया जाता है, तो देखिए परमाणु के सभी नाभिकों को मापने के लिए कार्बन 12 का, है ना, कार्बन 12 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या, कार्बन हो जाता है ना। परमाणु भार मानक के रूप में किसको लिया जाता है, तो कार्बन को लिया जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो वो है 6, ठीक है। और हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। और कार्बन से क्वेश्चन और क्या आता है कि किस कोयले में अधिकतम कार्बन होता है, तो एंथ्रासाइट कोयले में 90% से ज़्यादा कार्बन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने, कई बार आपको बताए हैं, तो कितने, 3 समस्थानिक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है 1 है, और ये ऊपर में भी भार यानी इसका जो है भार वो भी 1 है, तो वो हो गया प्रोटियम। और ड्यूटेरियम में क्या है, यानी परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान इसका 2 होगा। और ट्राइटियम में क्या है, परमाणु संख्या 1 होगा और इसका द्रव्यमान जो है वो 3 होगा, ठीक है। परमाणु संख्या ये तीनों में समान है, क्योंकि ये क्या है, इसीलिए ये समस्थानिक है। समस्थानिक में क्या होता है, उसकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान भिन्न अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ठीक है। प्रोटियम से क्या है, साधारण जल बनता है प्रोटियम से, और ड्यूटेरियम से भारी जल बनता है। ड्यूटेरियम या D2O यानी भारी जल का सूत्र होता है। और ट्राइटियम क्या है, ट्राइटियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। नेक्स्ट है पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिच ब्लेंड ये यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। अब अयस्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सब यहाँ पर एक साथ रिवीजन करेंगे। वैसे पहले बात करते हैं ऑप्शन वाला, ये लोहा है, ठीक है। लोहा का अयस्क कौन कौन सा है, तो लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोटाइट, है ना। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। महल है ना, लोहा का ये
अयस्क है महल यानी कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट, ये लोहा का अयस्क हो गया। एल्युमिनियम का अयस्क से पूछा जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है बॉक्साइड है ना, इसका बॉक्साइड अयस्क है। फिर कोरोंडम भी है, क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। तांबा का अयस्क कौन कौन सा है, तो केल्कोसाइट, कॉपर पायराइट और मेलाकाइट, ये क्या है, तांबा का अयस्क है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण जो कि पूछा जाता है, जैसे कि एक होता है ना मोनाजाइट है ना, मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। और सीनेवार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। गेलेना सीसा का अयस्क है। और केलेमाइन जस्ता का अयस्क है। इसे याद ऐसे रख लेना है, केला संस्था है यानी केलेमाइन जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट है मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, वो क्या है, तो तांबा है। ठीक है, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में सबसे ज़्यादा क्या है, ये तांबा पाया जाता है। देखिए एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है वो तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण है, तो उसमें तांबा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो यह याद कर लेना है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में तांबा पाया जाता है। और एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो है ये तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। ठीक है, ये कहता है ब्रॉन्ज यानी कि कांसा किसका मिश्रण है, तो इसे याद रखना है, कांसा जो है ये टीन और तांबा का मिश्रण है। इसे याद ऐसे रख लेना, काटता यानी कि कांसा टीन और तांबा का मिश्रण है। एक आता है पीतल, पीतल किसका मिश्रण है, तो ये तांबा और जिंक का मिश्रण है। इसे याद रखना है, पिताजी यानी कि पिताजी यानी कि पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट है ओ कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, है ना, ओ कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, यानी कि जो प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो वो था यूरिया, है ना, इसका करेक्ट आंसर है यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है NH2CO फिर NH2। ठीक है, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरिया में उपस्थित है। ठीक है, तो यूरिया में क्या है, ऑप्शन में मालूम ऐसे था, किसी में NH था, किसी में NHO था, है ना, किसी में CNO था और किसी एक में CNHO था। ठीक है, इस तरह से मतलब कि ये पूछा गया था इसमें क्या क्या है, तो इसमें क्या है, N भी है, H भी है, C भी है, O भी है। ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये चारों है। तो याद रखना है यूरिया में NHCO ये चारों पाया जाता है। ठीक है, तो यूरिया का सूत्र ही हो गया NH2CO NH2। ठीक है, अच्छा यूरिया का खोज किसने किया था, तो यूरिया का खोज किया था बोहलर ने किया था, है ना, यूरिया का खोज बोहलर ने किया था। अब अमोनिया से क्या आता है कि अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। ठीक है, और मीथेन की बात करें तो मीथेन से भी तो कई क्वेश्चन आता है, जैसे कि मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, और मीथेन जो कोयला की खानों से निकलता है और धान के खेतों से मीथेन गैस निकलता है जो, और बायोगैस, प्राकृतिक गैस, ये सब का मुख्य घटक कौन सा है, तो मीथेन होता है। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन पीछे बताया हुआ है काफ़ी डिटेल में। नेक्स्ट है कि बुर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो बुर्ज अभिक्रिया जो है किसको प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एल्केन प्राप्त करने के लिए बुर्ज अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अच्छा एल्केन और एल्किन और एक होता है एल्काइन, ये तीनों का फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो एल्केन का सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n+2, ये हो गया एल्केन। ठीक है, एल्केन ये वाला एल्केन, ये होता है एल्किन। एल्किन में क्या है, सिंपल यही होगा, है ना, एल्किन में ये +2 नहीं होगा, CnH2n, ये हो गया एल्किन। ये होता है एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, एल्काइन, काइन यानी माइनस, ऐसे रिलेट करना है, CnH2n माइनस वाला हो जाएगा एल्काइन। एल्केन में +2, एल्किन में ये 2 हट जाएगा, सिंपल एल्किन, और एल्काइन में -2 वाला होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिरके का pH मान लगभग होता है, तो सिरके का pH मान कितना होता है, तो सिरका का pH मान कितना होता है, वो होता है 3, है ना, 3, लगभग 3 होता है। सिरका का pH मान कितना होता है, 3 होता है। सिरका का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल एक क्या दुर्बल अम्ल है। ठीक है, और प्रबल अम्ल में कौन सा आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3,
और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 प्रबल अम्ल का उदाहरण है। कभी से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन प्रबल अम्ल है, कौन प्रबल अम्ल नहीं है, तो आपको याद रखना है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या प्रबल अम्ल है। ठीक है, पीएच मान का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने पीएच मान का खोज किया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पीएच मान का जब 7 के बराबर हो तो उदासीन होता है, 7 से कम हो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से केमिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। और पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। और आज का क्वेश्चन है कि शिवराजपुर समुद्र तट किस राज्य में है ना, शिवराजपुर समुद्र तट किस राज्य में है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।